हेलो दोस्तों, प्यारे एस्पिरेंट्स, सीएजीएल की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय छात्रों, हम सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी तैयारी के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। अंतिम तैयारी उसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि टॉपिक्स तो मैंने आपके साथ डिस्कशन बहुत सारे किए हुए हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, सीजीएल की तैयारी जो कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनके साथ मैंने बहुत सारी मेहनत की है और उन बच्चों ने भी बहुत सारी मेहनत की है सीजीएल में कोई कसर ना छोड़ने की। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक थ्रू, मतलब लास्ट टाइम जो अब चल रहा है कि आपका एग्जाम अराउंड द कॉर्नर है और सिर्फ प्रैक्टिस ही अब इम्पॉर्टेंट रह गई है। तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग यही काम कर रहे हैं। एक ऐसा सेगमेंट जिसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट, कौन से, सीजीएल लेवल के मॉक टेस्ट और सीजीएल के ही प्रीवियस ईयर पेपर, लेटेस्ट पेपर जो लास्ट टाइम ही हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपके साथ। तो फटाफट जुड़ जाइए, शुरू कर लेते हैं आज का सेगमेंट अपना ये। और 2024 का सीजीएल टारगेट कर रहा हूं। हाँ, अगर आपकी तैयारी में अभी कोई कसर टॉपिक से रिलेटेड रह गई है तो उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। फाउंडेशन बैच इंग्लिश का ऑलरेडी चल रहा है, जस्ट 499। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सारे कोर्सेज हमारे सीजीएल से रिलेटेड अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अवेल कर लीजिए, उनको फायदा उठाइए इस प्रिपरेशन का। शुरू कर लेते हैं आज का सेगमेंट अपना। अच्छा, पहले दो पेपर स्टार्टिंग में मैंने जो आपसे डिस्कस किए हैं, देखो आज हम लोग 5th पार्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसके बाद 6th पार्ट आएगा और वो आएगा डेफिनेटली मॉक टेस्ट का। मतलब पहला पोर्शन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया, फिर दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर, फिर एक मॉक टेस्ट, उसके बाद फिर एक प्रीवियस ईयर पेपर, और अभी भी हम लोग एक प्रीवियस ईयर पेपर ही करने जा रहे हैं। उसके बाद अब सेगमेंट आएगा फिर से मॉक टेस्ट का। तो वेरी गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। जुड़ जाइए, फटाफट सेशन को स्टार्ट करें। उसके पहले लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आपने भी नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी आता रहे वो प्रॉपरली टाइमली मिलता रहे, आप कहीं भी उसमें ना पिछड़ जाओ, ठीक है ना। तो चलिए अभी आज का सेगमेंट शुरू कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखना, प्रिपरेशन वही जो एग्जाम में करना है उसी की तैयारी करना है, ठीक है ना। अब सीजीएल 23 का प्रीवियस ईयर पेपर है ये, 14 जुलाई 2023। ये पेपर है शिफ्ट 4 का, चौथी शिफ्ट 5:15 से 6:15 तक, ठीक है ना। तो ये 4 शिफ्ट में सीजीएल का पेपर लास्ट टाइम हुआ था, शिफ्ट 1, 2, 3, 4। 3 शिफ्ट्स के पेपर मैंने आपसे डिस्कशन कर लिए हैं। आज बात करेंगे शिफ्ट 4 की। अब ध्यान से समझते चलना, डिस्कस करना, टॉपिक पहचानना, चीजें पढ़ना, क्या चीज कैसे पूछी गई है, कैसे आंसर करना है, और कोशिश ये रहे आपकी कि मेरा आंसर यहां पर आए, मैं आंसर एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूं, उसके पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो फटाफट जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले नोटिफिकेशन, एक सेंटेंस है जिसको डिवाइड किया गया है पार्ट्स में, एक में एरर हो सकती है। अगर कोई एरर नहीं मिलती है तो नो एरर का ऑप्शन भी टिक करना है, ठीक है ना। सेंटेंस सेज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल tried to submit the proposals on time। फटाफट जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में कहां पर आपको एरर लग रही है। वेरी गुड इवनिंग बेटा, सभी लोगों का स्वागत है, गुड इवनिंग। आराम से डिस्कशन करिएगा, बस फोकस अपना नहीं चेंज करना, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी जरूर देख लेना, कहाँ पे क्वेश्चन में आंसर कैसे मिलता है, एलिमिनेशन कैसे होता है, कोई ट्रिक अगर आएगी, कोई वोकैब को याद करने की ट्रिक है तो वो मैं साथ साथ में डिस्कशन करता चलूंगा आपसे। तो फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन हमारा 2 टॉपिक से रिलेट कर रहा है। पहला टेंस से और दूसरा इफ लगा हुआ है, इसका मतलब कंडीशनल वाले सेंटेंसेस से, ठीक है ना, इस टॉपिक से। अब आप ध्यान से अगर देखो, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड, ये बात हो रही है यहां पर फ्यूचर की, तो डेफिनेटली यहां भी बात होनी चाहिए फ्यूचर की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर के साथ जब कंडीशन लग जाती है, ये इफ बता रहा है कंडीशन, तो वो सेंटेंस फ्यूचर की बजाय प्रेजेंट टेंस में बनता है, और प्रेजेंट का मतलब यहां ट्राइड नहीं होगा, यहां पर ट्राई होना चाहिए। ट्राइड की जगह आपको ट्राई करना चाहिए। ये होगा पहला करेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 में आया हुआ है ट्राइड वर्ड, 4 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1।
ऐसे जस्टिफाई करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, वो कैप के ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अब एक वन वर्ड का मतलब 4 वन वर्ड, ये ध्यान रखना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आंसर जो होता है वो तो वन वर्ड है ही, उसके अलावा जो बाकी वर्ड्स आपको दिए हुए हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वन वर्ड ही है। तो एक क्वेश्चन में 4 वन वर्ड सीखने को मिलते हैं। प्रैक्टिस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, आई एम श्योर सबसे आसान वन वर्ड्स में से एक है ये। अथीस्ट होता है वो पर्सन जो बिलीव नहीं करता, ठीक है ना। इसी का अपोजिट हो जाता है थीस्ट। थीस्ट होता है आस्तिक। आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाला, उसको आस्तिक बोलते हैं। ये नास्तिक होता है, ऑब्वियसली ऐसे लिख सकते हैं आस्तिक, ठीक है ना। वन हु बिलीव्स इन गॉड, थियो वर्ड से बना है ये, और थियो आता है गॉड के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अथीस्ट हो जाता है नास्तिक, नहीं मानने वाला। इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब जो रिलेवेंट ना हो, मतलब ठीक नहीं होता, किसी जगह पर फिट नहीं बैठता, उसको बोलते हैं इररिलेवेंट। मतलब होता है जिसका कुछ लेना देना ना हो, रिलेटेड ना हो, नॉट रिलेटेड। उचित नहीं हो, जो अनुचित होता है उसे बोलते हैं नॉट, या इररिलेवेंट जो होता है वो अनुचित हो जाता है। प्रोफेन बड़ा अच्छा वर्ड है। प्रोफेन का मतलब होता है किसी चीज को इम्प्योर करना, मतलब उसको अपवित्र कर देना। ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखना, ये अपवित्र करने से रिलेटेड है। और ब्लास्फेमस वर्ड ब्लास्फेमी से बनता है, और ब्लास्फेमी को ईश निंदा भी बोला जाता है। मतलब किसी रिस्पेक्टेबल चीज की, भगवान की निंदा करना, बुराई करना, इसको तिरस्कार करना भी कहते हैं। ये भी आप इसका मीनिंग समझ सकते हो। तो तिरस्कार करने के सेंस में आता है, ये ध्यान रखें। बुराई करने के लिए, भगवान की बेइज्जती करने के लिए, किसी के धर्म का, किसी भगवान का मजाक उड़ाने के लिए आता है ब्लास्फेमी वर्ड। करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा अथीस्ट। दिस इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया है, ईडियम एक दिया हुआ है और शार्प प्रैक्टिस ईडियम दिया है, और इसका मीनिंग पूछ रहे हैं। अब ऑनेस्ट, डिसऑनेस्टी है, फ्रीक्वेंटली है, ब्रीफली है, नियर बाई है। इन चारों का मतलब आई एम श्योर आपको पता होगा। डिसऑनेस्टी मतलब होता है बेईमानी, फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बार बार, कई बार होना, ब्रीफली मतलब होता है शॉर्ट में, मतलब संक्षिप्त में बोलते हैं। इन शॉर्ट इसको आप लिख सकते हो, है ना। और नियर बाय तो पास के लिए आता है। अब आप देखो, इन चारों ऑप्शंस के बारे में तो हमें पता है, लेकिन इस फ्रेज का या इडियम का मतलब अगर नहीं पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब शार्प प्रैक्टिस क्या होती है? शार्प को आप तेज से समझते हो, लेकिन शार्प माइंडेड अगर कोई पर्सन है तो मतलब वो बहुत बुद्धिमान है। और कोई ऐसा बुद्धिमान पर्सन जो ऐसे काम करने लग जाए कि वो दूसरों को ठगने लग जाए, दूसरों से धोखाधड़ी करने लग जाए, उसे बोला जाता है शार्प प्रैक्टिस। अब शार्प प्रैक्टिस मतलब किसी से धोखाधड़ी करना। जैसे आपने कई बार देखा होगा, बहुत काबिल लॉयर्स होते हैं, लेकिन वो अपनी जो इंटेलिजेंस होती है ना, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करने लगते हैं। तो ये समझो, मतलब तेज दिमाग है, लेकिन वो काम ऐसे करे जो लोगों को धोखा देने वाले हों, गलत तरीके हों। अब उसके लिए अगर आपको सही आंसर समझ में आ रहा हो तो डेफिनेटली डिसऑनेस्टी, मतलब बेईमानी से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, सही तरीके से इस्तेमाल ना करना, बेईमानी का काम करना, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन नहीं आ पा रहा था, एक्चुअली नोटिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे उसको ले आया हूँ। करना क्या है वो समझ लो आप। जंबल ऑर्डर्ड का क्वेश्चन है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये रीअरेंजमेंट दिया होगा और पहला लास्ट नहीं दिया है ऑब्वियसली, क्योंकि लिखा नहीं है। इसका मतलब सारे ही सेंटेंसेस हमें रीअरेंज करने पड़ते हैं। अब PQRS के फॉर्म में, ABCD के फॉर्म में, XYZ के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं,
ABCD के फॉर्म में दिया हुआ है, देखना। और तरीका देखो, ध्यान से समझना, एग्जाम में जैसे चीज़ों को अटेम्प्ट करना है उन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं, वही तरीका मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। सबसे पहला काम, जब हमें पहला ही सेंटेंस नहीं दिया तो शुरुआत ही हमेशा पहले सेंटेंस को ढूंढने से करते हैं। अब पहले सेंटेंस में ही देखो बट लिखा हुआ है और बट क्लियरली बता रहा है कि यहां से शुरुआत तो नहीं हो सकती, तो ए वाला जहां से शुरुआत है ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। द मर्चेंट, फॉर इंस्टेंस, अब इंस्टेंस बहुत अच्छा वर्ड है जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल किसी चीज का दिया होगा। द मर्चेंट है मतलब पर्टिकुलरली मर्चेंट को मेंशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल, तो यहाँ पे चूंकि किसी चीज का एग्जाम्पल दिया है तो यहाँ से शुरुआत तो आप नहीं करोगे, जनरली तो नहीं करोगे। तो बी से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब भी बचे डी और सी। रस्किन believes that in every civilized society there exist 5 intellectual professions। 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन जिनको इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर रहे हैं, ये हो सकता है पहला। कौन कौन से? नेमली द सोल्जर्स, पेस्टर्स, फिजिशियंस, लॉयर्स एंड मर्चेंट। इन्हीं की बात देखो मर्चेंट की यहाँ पर की गई है, तो यहाँ से पहला सेंटेंस शुरू तो हो सकता है, मतलब सी से एक शुरुआत मानी जा सकती है। अभी डी में देखो पर्सन्स बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशनल, दीज प्रोफेशनल मतलब ये प्रोफेशनल। अब दीज बता रहा है कि डी से भी शुरुआत नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली ये डी वाला पार्ट भी एलिमिनेट हो गया। लो, रीअरेंज करना भी नहीं पड़ा, आंसर भी सामने आ गया और इसी पैटर्न पे दिया हुआ क्वेश्चन था, मतलब ऐसे ही करना ही था इसको। पूरा रीअरेंज करने की जरूरत ही कई बार आपको नहीं पड़ेगी, अगर आपका मेथड सही है तो आपका टाइम बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये तो छोटा था तो एक ही पार्ट में आ गया। यहाँ भी आपको जंबल ऑर्डर में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, रीअरेंजमेंट करना है यहाँ भी। अभी फिर देखो, पहला नहीं दिया हुआ तो पहला भी ढूंढेंगे। बट शी हैज, ए से शुरुआत नहीं हो सकती। क्या कोई ऑप्शन है जो ए से शुरू है? नहीं है। 3 ऑप्शंस बी से हैं और एक ऑप्शन डी से है। शी ट्रेवल्स, शी वाला भी शुरुआत यहां से नहीं कर सकते। सी से शुरुआत तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि दिया भी नहीं है और हर दिया हुआ है। द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु बिलीव्स शी इज द ओनली वन ऑन द प्लेनेट। बी से शुरुआत हो सकती है। ये एक छोटी बच्ची की कहानी है, द स्ट्रेंज चाइल्ड, जो कि ये मानती थी कि वो पूरे पृथ्वी पर, पूरे प्लेनेट पे अकेली है। ठीक है ना, तो बी इज द फर्स्ट सेंटेंस। अब बी से हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। अब समस्या, ठीक है ना, अब आपको पेयर करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, हर पेरेंट्स सिंपली वैनिश इनटू थिन एयर वन डे। एक दिन उसके पेरेंट्स कहीं हवा में घुल गए, मतलब अचानक से गायब हो गए। वैनिश का मतलब ही होता है गायब हो जाना। शी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ नेवादा बिकॉज शी एस्पायर्स टू रिसाइड इन द मोजेव डेजर्ट। मोजेव डेजर्ट में रहने की उसकी, यहाँ एस्पायर का मतलब होता है लक्ष्य होना, कोई काम करने की एम होना, किसी काम को करने का जो लक्ष्य होता है वो एस्पायर आता है। ठीक है ना। अच्छा, बट शी हैज नो आइडिया एन आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर। उसके अंकल और आंट उसका इंतजार कर रहे हैं, उसको कोई आइडिया नहीं था। अब आइडिया होता तो वो यहां पर रहने की इच्छा नहीं जताती। ठीक है ना, तो ये वाला डी से रिलेट कर रहा है ए वाला पार्ट। डी और ए का एक पेयर बन रहा है। शी ट्रेवल्स द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करती है इन सर्च ऑफ नेवादा, नेवादा की सर्च में, बिकॉज उसकी इच्छा थी। शी एस्पायर्स टू रिसाइड इन द, इस डेजर्ट में रहने की उसकी इच्छा थी, लेकिन उसको आइडिया नहीं था कि एक आंट और अंकल उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बट वाला जो पार्ट है ए वाला, वो रिलेट करेगा डी वाले से, तो डी का पेयर ए बन जाएगा। अब बी से शुरुआत हो और डी ए का पेयर हो, ऐसा कहाँ कहाँ मिल रहा है? देखो, डी और ए यहाँ नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बी यहाँ है और डी ए यहाँ है, बी और डी ए यहाँ भी है, बस सी को एडजस्ट करना रह गया। हर पेरेंट्स सिंपली वैनिश इनटू वन डे। अब एक दिन उसके पेरेंट्स गायब हो गए, इसीलिए उसने फिर ट्रैवल करना शुरू किया ढूंढने के लिए, रहने की जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स होते तो उन्हीं के साथ रहती। तो ऑब्वियसली सी वाला पहले आना चाहिए। ये भी वन डे मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो इसको लास्ट में नहीं रखेंगे। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दिस शुड बी द करेक्ट रीअरेंजमेंट, बी, सी, डी और ए। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए
क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन वॉइस का, और एक्टिव पैसिव वॉइस में मैं चाहता हूं कि आप सभी का 100% स्कोर हो, क्योंकि बहुत इजीली मैंने टिप्स बताई हैं, ट्रिक्स तक करवा दी हैं, देखते ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस अपने। कैसे? पैसिव में बदलना है, डिड दिया हुआ है, और जब डिड एक्टिव में देते हैं और उसको पैसिव में चेंज करना होता है ना, तो वॉज या वर से आता है ऑप्शन, यानी ये हैड वाला ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट हो गया। अभी वॉज, वर, वर, एक जगह वॉज है, एक जगह वर दिया है। अब डिपेंड ये किस पे करेगा, वॉज या वर, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उस पे। वर द रिटर्न टिकट्स, टिकट्स प्लूरल है, प्लूरल मतलब वॉज वाला ऑप्शन खत्म हो गया, 2 ऑप्शन चले गए, अभी बचे 2 ऑप्शन। अब देखो ध्यान से, सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस, डिड यू नॉट बाय। क्या इस सेंटेंस में कहीं पर भी वॉज द, अच्छा ये वाला बीइंग दिया हुआ देखो यहाँ, और बीइंग तब आता है जब सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आती है, तो वही मैं पूछ रहा था क्या इस सेंटेंस में कहीं भी आईएनजी फॉर्म है? नहीं है, तो ये बीइंग वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। सी द करेक्ट आंसर सामने आ गया हमारे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फटाफट करिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइन। 4 वर्ड्स हैं, टिमिड, फेमिलियर, इंट्रोवर्ट और एडोलेसेंस। अच्छा, आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। स्पेलिंग का क्वेश्चन, एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है, अब फाइंड करना, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सीमा वॉज अ टिमिड गर्ल। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, डरपोक, कावर्ड। इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी, मतलब नॉट ओपन टू अदर्स, दूसरों के साथ बहुत ज्यादा ओपनली बात जो ना करे वो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी बोलते हैं इनको, बहुत ज्यादा शाय आप बोल लो इसको, ठीक है ना, कमजोर, डरपोक थी, शाय थी। एडोलेसेंस मतलब होता है किशोरावस्था, और फैमिलियर मतलब होता है जिनके साथ आप घुल मिल जाते हो, जिनके साथ आप जान पहचान होती है। Who were not familiar, जिनके साथ जान पहचान नहीं है उनके साथ वो नहीं बात करती थी, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। She was an introvert since adolescence, अपने बचपन से ही, किशोरावस्था से ही। अब गलत स्पेलिंग किसकी है? टिमिड देखो बिल्कुल सही है, इंट्रोवर्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है, फैमिलियर भी ठीक है, एडोलेसेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और एडोलेसेंस की जो स्पेलिंग होती है ना वो ई से होती है, एडोलेसेंस होती है, SENSE होती है, एल के बाद ओ नहीं आएगा, एल के बाद ई आता है, एडोलेसेंस। तो थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 8th देख लीजिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम या फ्रेज दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ओके, वेनिला मेड अ बिग फस। फस का मतलब होता है बवाल मचा देना, यहाँ पे बवाल है, बड़ा बवाल उसने बना दिया, बहुत स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर दिया उसने, मतलब हिंदी में बोलते हैं ना राई का पहाड़ बना देना, तिल का ताड़ बना देना, बात का बतंगड़ बना देना, उसको पूछा गया है। अच्छा, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब अपनी मेडिसिन को ही टेस्ट करना, इसका मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करना वैसा भरना, जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ गलत हो जाए तब ये आता है, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। मतलब आप अपने ही, जब अपनी दवाई चखोगे ना तब पता चलेगा कि आपने दूसरों को कितना कड़वा कहा है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत जगह पर कोई काम करना, मतलब ये होता है फ्रेज कि कोई मतलब गलत इंटेंशन, गलत पर्पस के साथ कोई काम करना। रॉन्ग ट्री पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब गलत आप पोजीशन पर है, ये रॉन्ग डिसीजन आपने लिया है, उसके सेंस में आता है। एड इंसल्ट टू इंजरी, इसको बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। इसको एक और तरीके से, मतलब सिचुएशन जो पहले से खराब हो और खराब कर देना, जले पे नमक छिड़क देना, और ज्यादा वर्स्ट कर देना सिचुएशन। होता है ना आसमान से गिरे खजूर पे अटके, हालांकि उसके लिए अलग फ्रेज भी है लेकिन सेंस लगभग वही है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ये होता है छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल,
ये होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वर्ड। Now, question number 9. Describe how you will tell your parents that Mahesh and his team were helping the fire and rescue team in passive voice. मतलब एक सेंटेंस को पैसिव बनाना है और वो यहाँ से शुरू है, महेश से रेस्क्यू टीम तक, इस पार्ट को पैसे में बताना है। तो पूछना कैसे अपने पेरेंट्स से कहोगे, तो ये सब फालतू की चीजें दी हुई हैं, आपको इससे मतलब नहीं रखना है, बस पैसे में कन्वर्ट करना है। अभी देखो हेल्पिंग आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग से बनेगा, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हेल्प किया द फायरमैन एंड रेस्क्यू टीम, तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, द फायर एंड रेस्क्यू टीम। यहाँ हेल्प्ड देखो आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। वॉज बीइंग हेल्प्ड, बीइंग हेल्प, यहाँ वॉज वर ही नहीं आया तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। वर बिन, यहाँ भी आईएनजी नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2 केवल, दैट इज द करेक्ट आंसर। द फायर एंड रेस्क्यू टीम वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछ रहे हैं, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन। ये 4 सेंटेंसेस दिए हैं, एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, पूछ रहे कौन सा इनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट है। अच्छा, इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी, ठीक है, अच्छी पार्टी है, मैं पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ। इट इज अ पार्टी, आई एम एंजॉइंग एन पार्टी। अब देखो पार्टी के साथ एन तो लगना ही नहीं है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इट इज पार्टी, आई एम एंजॉइंग आ पार्टी। आ पार्टी और द पार्टी पहले के लिए आता है, पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो ए और एन, दोबारा के लिए द आता है, तो यहां पर अ का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। इट इज द पार्टी आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, पार्टी के साथ एन वैसे भी नहीं आना है। अब प्रॉब्लम देखो, ए हमारे हिसाब से सही आंसर है, लेकिन ए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे ए देखो चौथे नंबर पे लिखा है। इसका मतलब अब आप जो आंसर टिक करोगे ना, ये प्लीज ध्यान देना इन बातों पर, हमारा आंसर ए नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, डी वाला, जिसका नंबर ए दिया हुआ है, जिसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है, ये है सही बात, ये ध्यान रखना जरूरी चीजें। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन फिर से देखो, अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। किसी भी टॉपिक के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन देने वाली, सारे एरिया को कवर करने वाली बुक या सेट ऑफ बुक्स को क्या बोला जाता है। और आई एम श्योर आपने देखा, ऑप्शंस अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा। देखो एनसाइक्लोपीडिया ही वो किताब होती है जो आपको नॉलेज देती है ऑल एरियाज के बारे में, तो करेक्ट आंसर तो एनसाइक्लोपीडिया ही होगा। डिक्शनरी आपको पता होगा, ये आता है वर्ड्स का मीनिंग ढूंढने के लिए, मीनिंग ऑफ वर्ड्स बताने वाली किताब। वॉल्यूम मतलब होता है किसी भी चीज की डिटेल देने वाली किताब। और ये एंथोलॉजी, अरे यार ये बहुत बेहतरीन वर्ड है, एंथोलॉजी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। जानते हैं एंथोलॉजी क्या होता है? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने अगर इसको वन वर्ड के पार्ट पे नहीं पढ़ा होगा ना, तो ये बहुतों को कंफ्यूज करेगा। एंथोलॉजी क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, एक बुक्स का कलेक्शन होता है ये, बाय डिफरेंट राइटर्स। ध्यान से देखते चलना और समझते चलना, मतलब अलग अलग राइटर्स ने एक किताबें जो लिखी हैं, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स बाय डिफरेंट राइटर्स, रिटन बाय डिफरेंट राइटर्स लिख सकते हैं यहां पर। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय डिफरेंट राइटर्स बट ऑन द सेम टॉपिक। मतलब देखो कितना बेहतरीन वर्ड है ये। एक ही टॉपिक के ऊपर एक राइटर ने क्या लिखा, उसी टॉपिक के ऊपर दूसरे राइटर ने क्या लिखा, सेम टॉपिक के ऊपर तीसरे राइटर ने क्या लिखा, उन तीनों राइटर्स की बुक को अगर इकट्ठा कर लिया जाए ना, तो जो कलेक्शन आपका बनता है दैट इज कॉल्ड एंथोलॉजी।
ये होता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय डिफरेंट राइटर्स बट ऑन द सेम टॉपिक। अलग अलग राइटर्स की एक ही टॉपिक पर लिखी हुई किताबों का कलेक्शन, दैट इज एंथोलॉजी। फिलहाल हमसे अ बुक और सेट ऑफ बुक्स पूछा था, सेम टॉपिक जैसा कुछ दिया नहीं, नॉलेज के पार्ट में बात कर रहे हैं, दैट इज इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है ना, इंसाइक्लोपीडिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पर यूज पूछा गया है सिनोनिम। अब ध्यान से देखो, पर यूज को जो मैंने याद किया था वो मैं आपको बताऊं। पर का मतलब होता है हर एक, और यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना या प्रयोग करना। इस्तेमाल करना या प्रयोग करना। अब अगर आपने हर एक प्रयोग करके देख लिया है, हर एक प्रयोग करके मतलब हर तरीके से आपने उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके देख लिया है, तो आप बताओ क्या आपने उसको ड्रॉ किया? नहीं। परस्यू मतलब होता है मनाना, क्या आपने उसको मनाया है? नहीं। यूज किया आपने उसको अलग अलग तरीके से। नरेट किया मतलब डिस्क्राइब किया है क्या? नहीं। आपने उसे अलग अलग तरीकों से, ये भी ऑब्वियसली ऑप्शन एलिमिनेट होगा तो इसको भी काट देते हैं, चेक कर लिया है। पूरी तरह से चेक करना, किसी भी चीज को पूरी तरह से चेक करना, हर एक अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करके देख लिया है, हर एक यूज आप उसका जानते हो, पर यूज, और वो तभी होगा जब आप उसको चेक करते हो। तो दिस इज द वे, सिनोनिम पूछा था इसलिए। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 में फिर जंबल ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब फिर से पोर्शन रीअरेंजमेंट का। देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस आए, और कोई भी अरेंज नहीं है तो पहला ही ढूंढेंगे सबसे पहले। वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस द वे वी वांट देम। हम अपने आसपास की चीज़ों को वैसा बना लेते हैं जैसा हम उनको चाहते हैं, मतलब अपने हिसाब से बनाते हैं। इवन ड्यूरिंग आवर पिलग्रिमेजेस, बी से शुरुआत नहीं होगी, ये दिया भी नहीं है। पिलग्रिमेजेस मतलब तीर्थ यात्राओं पे भी ऐसा होता है। वी हैव बिगन टू लुक फॉर वॉट एवर मेक्स अस हार्ट हैप्पी, हमारे जो दिल को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। गिव्स कंफर्ट टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी के हिसाब से जो आरामदायक होता है। एंड पीस टू द माइंड, जो माइंड को आराम देता है। आवर माइंड इज रिसोर्सफुल इनफ टू फाइंड शॉर्टकट्स इन सिंपल एंड ईजी वे। सिंपल और ईजी वे में शॉर्टकट ढूंढने का हमारा जो माइंड है वो काफ़ी काबिल है। रिसोर्सफुल मतलब उसके पास इतने तरीके हैं, ठीक है ना। एंड आई एम श्योर यही आप देख लो, हमें जो चाहिए होता है उसको हम अपने हिसाब से बदल लेते हैं। वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि हमारे पास सिंपल और आसान तरीके हैं। तो सी से शुरुआत हो सकती है। इट इज एज, यहां से डी से शुरुआत तो नहीं हो सकती, तो डी से हटा दीजिए। सी से हो सकती है, ए से भी हो सकती है, लेकिन अगर आप दोनों में अब देखोगे तो आई एम श्योर आपको समझ में आएगा कि सी से शुरुआत करें। आवर माइंड इज रिसोर्सफुल इनफ टू फाइंड शॉर्टकट्स इन सिंपल एंड इजी वे, और फिर आएगा ये ए वाला, क्योंकि आप सी को एकदम लास्ट में रख नहीं सकते हो, है ना। सी एकदम लास्ट में तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कंक्लूजन नहीं है। कैसे आसान बना लेता वो सब यहां बताया गया है। तो सी से शुरुआत करेंगे, ए आएगा, फिर बी और डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपके सारे आंसर सही हो रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे आप चीजों को। नाउ 14 का बताइए फटाफट जल्दी से। Select the most appropriate antonym of the underlined word. The emperor was considered as a wicked. Wicked का मतलब होता है चालाक मान लो, धूर्त मान लो, तो ये एक निगेटिव टर्म है, ठीक है ना। अब एंटोनिम पूछ रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। देखो सैवेज मुंह तोड़ होता है, सैवेज रिप्लाई मुंह तोड़ जवाब। फियर्स हिंसक होता है, हिंसक। वाइल का मतलब वेरी बैड होता है, ठीक है ना। जैसे कोई बोले ना वाइल मूड, वाइल है VILE, वाइल मूड मतलब बहुत मूड खराब है, बहुत खराब, ठीक। तो ये भी सब निगेटिव ही हैं। वर्चुअस का मतलब होता है क्वालिटी, वर्चुअस मतलब होता है जिसके अंदर वर्च्यू हो, क्वालिटीज हो, पॉजिटिव वर्ड होता है वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो, सही होता है, सम्माननीय होता है, उसके लिए आता है सम्मानित, ऐसे इसको आप समझ सकते हो अभी वर्चुअस। तो फिलहाल क्वालिटी जिसके अंदर, सद्गुण हो जिसके अंदर,
बहुत गुणी, तो इसलिए धूर्त का अपोजिट पूछना है तो वर्चुअस शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 1। नाउ 15 की बात कर लेते हैं। 15 में फिर से हमको दिया गया है जंबल्ड ऑर्डर, मतलब रीअरेंजमेंट के देखो कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। इट्स बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी बोस्ट ऑफ हैविंग अ पर्टिकुलर अप्रोच। इट्स बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि, तो ए से शुरुआत तो हम नहीं करेंगे। इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स, बहुत हद तक चांसेस ये हैं टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर। अब ये इट इज़ जो है ना, इट इज़ वेरी लाइकली, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है ऐसा अक्सर होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने के चांसेस हैं फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स, हो सकता है। एम्फेसाइजिंग अपॉन द टाइम दैट प्रिवेल द यंग वेरी मच गेट देयर क्वेरीज आंसर सिस्टमेटिकली। अच्छा, एम्फेसाइजिंग अपॉन द टाइम, समय को देखते हुए, that prevailed, prevailed का मतलब व्याप्त हो जाता है। emphasizing upon the time that prevailed मतलब जब टाइम बिताते हैं the youth very much get their queries answered systematically, तो उनको टाइम के अकॉर्डिंग अपने आंसर सिस्टमेटिकली मिल जाते हैं। सिस्टमेटिकली तब मिलते हैं जब क्वेरीज लेके जाते हैं, और वो तब होगा जब वो अपने एल्डर्स से एडवाइस लेते हैं, तो बी वाला पहले आ सकता है। इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, डी से शुरुआत होगा नहीं, सी वाला एम्फेसाइज कर रहा है, ये भी नहीं होगा, तो बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, B, D, C, A. In the similar context, even the elders are in most likelihood expected to give their advice as a word of guidance. मतलब youngsters को elders के पास advice के लिए जाना चाहिए, और elders को guidance उनको देना चाहिए, उनसे ये expect की जाती है। तो B के बाद पेयर आप देख लो D का बन रहा है, B, D, C और A। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। सिनोनिम पूछा गया है मैचिंग का। अब मैच करना, इसका मतलब किसी से जुड़ाव देखना, मतलब किसी का जोड़ मिलाना। जोड़ मिलाना, अब जोड़ मिलाना मतलब सिमिलैरिटी ढूंढना। अब देखो, अपॉइंट करना तो होगा नहीं, अपॉइंट करना मतलब किसी को किसी जगह पर स्थान देना, फिक्स करना उसके लिए कोई जगह। अच्छा, डिस्टिंग्विश मतलब होता है भेद करना, मतलब डिफरेंस करना, भेदभाव करना। एडोरिंग का मतलब होता है प्रेज करना, एडमायर करना, पूजा करना। रिजेंबल का मतलब होता है की तरह दिखना। अब की तरह दिखना मतलब किसी की तरह दिखना, ऐसे लिख लो, किसी की तरह दिखना। अब किसी की तरह दिखना मतलब सिमिलैरिटी है ना, तो सिनोनिम पूछा ही गया है हमसे, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो फोर्थ वाला होगा, ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है ना। मैचिंग का एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो है रिजेंबलिंग। रिजेंबलिंग मतलब होता है किसी की तरह सिमिलर दिखना, मतलब उससे मैच होना, जोड़ मिलना। नाउ मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है अपोजिट वर्ड, एंड डेरिजन वर्ड दिया हुआ है। डेरिजन, अब डेरिजन जानते हैं क्या होता है? डेरिजन मतलब होता है किसी सिचुएशन का मजाक उड़ा देना, मतलब मजाक उड़ाना, मतलब एक तरह से ना ये समझ लो इंसल्ट करना होता है। तो इंसल्ट करने का जो अपोजिट हो जाता है वो क्या होगा? अब आप खुद सोचो, तारीफ करना होगा, और तारीफ करने वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज एडमायरेशन। एस्टिमेशन मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। एस्टिमेशन आकलन करना, एडमायरेशन प्रेज करना, तारीफ करना। अच्छा, टर्मिनेशन टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेट करना इसका मतलब रिमूव करना, हटाना, नौकरी से हटा देना, उसके लिए भी आ जाता है, फायर कर देना। अच्छा, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब भी होता है किसी चीज को कमजोर करना या उसको डिग्रेड करना, मजाक उड़ाना। ये सिनोनिम में आ जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन एडमायरेशन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 17 का। नाउ 18 की बात करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया और वो भी ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है उसका।
सिनोनिम मतलब एग्जैक्ट वही मीनिंग जो इसका आ रहा है। ही वॉज ऑफर्ड अ मॉडरेट प्राइस फॉर हिज बंगलो। बंगलो को उसको मॉडरेट प्राइस दिया गया। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता, मतलब जो ठीक ठाक प्राइस होना चाहिए, जो उचित हो। मॉडरेट का यहाँ मतलब है उचित दाम, है ना। प्राइस का मतलब दाम हो गया। अब देखो सस्टेनेबल मतलब होता है निरंतर वाला। कंसिडरेबल मतलब होता है जो मांगा गया हो, कंसीडर किया गया हो, मांगा गया हो, या जो कंसीडर दो लोगों के बीच में जो डिसाइड हो। रिस्पेक्टेबल सम्माननीय, सम्मानजनक। और रीजनेबल का मतलब होता है उचित। अब आप खुद देखो, रीजनेबल मतलब जो सही होना चाहिए। तो मॉडरेट का सिनोनिम हो ऑफ कोर्स। फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। नाउ 19, द सेल्समैन यील्डेड टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। अब ये देखो, ये जो कीवर्ड्स देते हैं ना, सीधे सीधे बॉस भी दे सकते थे, लेकिन करप्ट देने का मतलब है यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझाना चाह रहे हैं। वो करप्ट बॉस है, उसकी डिमांड को उसने यील्ड किया। यील्ड का मतलब होता है फुलफिल कर देना, मतलब मांग को मान लेना, उस बात पे अग्री हो गया वो। अब सही बॉस नहीं था, करप्ट बॉस था, लेकिन फिर भी उसकी बात पर अग्री हुआ ये। अब इसके लिए ऑप्शन देखो क्या दिए हैं। कोर्टेड, कोर्ट का मतलब होता है एक तो कोर्ट का मतलब होता है किसी को सुरक्षा देना, ठीक है ना। हाउंडेड, हाउंड का मतलब होता है शिकार करना। ट्रेंडेड, ये तो ट्रेंड की बात कर रहे हैं, मतलब चलन वाली। कोर्टेड होता है रिस्पेक्ट देने के सेंस में, अब समझ लो इसको। आप सिनोनिम हमसे पूछा गया है। कंसीडर्ड, ये जो वर्ड दिया है ना, मतलब बेमन से मान लेना। कोई भी चीज जिसको आप मानना नहीं चाहते, जो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, आप उससे सहमत भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसको मान लेना बिल्कुल बेमन से, उसे बोला जाता है कंसीडर्ड। तो अब आप खुद देख लो, करप्ट बॉस क्यों दिया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि करप्ट बॉस की जो डिमांड्स थी उसको उसने फुलफिल किया, मान लिया, अग्री हो गया, हालांकि मन से नहीं माना है, इसीलिए यहाँ पे करप्ट दिया था। करप्ट की बात है, इसलिए उसने उस बात को माना तो, लेकिन मन से नहीं माना। एक्सेप्ट तो किया लेकिन दिल से नहीं किया। ये यहां पर सेंस निकलेगा 19 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया। अब अच्छा डिसीव, अब ये देखो CEI CIE ये सब वर्ड यहाँ पे इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पूछा गया है। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा देना। डिसीव धोखा देने के लिए आता है। रिसीट वर्ड, इसको प्रोनाउंसिएशन रिसिप्ट नहीं पढ़ना, इसका प्रोनाउंसिएशन रिसीट होता है। रिसीट वही जिसको हिंदी में आप रसीद कहते हो। और रसीद की जो सही स्पेलिंग होती है ना, वो यहीं पे बस आई और ई में ही करके आपको एरर दे दी गई है। ये होती है सही स्पेलिंग, रिसिप्ट, इसको रिसीट पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो करेक्ट स्पेलिंग वाला आंसर होगा ये, जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट दी गई है वो रिसिप्ट। रेसिस्टेंस यही है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध, रेसिस्ट करना, मना करना। एंड पोस्टपोन मतलब होता है टाल देना, आगे बढ़ा देना, ठीक है ना। ये पोस्टपोन हो गया। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया था, इसलिए हमारा सही आंसर जो हुआ वो हो गया जाकर के वहां पर रिसीट। रिसीट की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान देना, CIE नहीं होता, CEI होता है रिसीट। प्रोनाउंसिएशन इज रिसीट होता है, ठीक है ना। ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस। अभी आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा, अगर आप प्रैक्टिस में होंगे, टच में होंगे, कि अब 21 से 25 यानी 5 क्वेश्चंस जो बल्क में आते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट पे, जिसमें अगर आपको ब्लैंक दिखा हुआ है तो ये समझ लेना कि ये पोर्शन हो गया है क्लोज टेस्ट का। ब्लैंक नहीं है तो एक पैसेज दे देंगे, उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, तो वो अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन हो जाता है। अभी क्लोज टेस्ट को करने का तरीका जो मैंने बताया है, प्रैक्टिस
भी करवाइए, आप भी इसको ऑफकोर्स फाउंडेशन बैच पे अगर आप जाते हो तो, या फिर टारगेट बैच पे भी, तो वहाँ मैंने तरीके डिस्कस किए हैं, केवल करवाया नहीं है सॉल्व, तरीके तक बताए हैं। पहले क्लोज टेस्ट की पूरी के पूरी आप रीडिंग करो, अपने हिसाब से ब्लैंक में एक ऑप्शन इमेजिन करो, फिर आप ऑप्शंस पे जाओ एंड देन एलिमिनेट करो कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये एक छोटा सा तरीका मैंने यहाँ शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है, जिसको आप फॉलो करोगे रीअरेंजमेंट करते समय, ठीक है ना। अभी कैसे करना है, पैसेज देख लेते हैं पहले तो। ऑब्वियसली अच्छा पैसेज है, ठीक है ना, और आज कोई डिफरेंस चेंजेस नहीं है, सब मैं एडिट करके प्रॉपरली चेक करके लाया हूँ। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग, नई लैंग्वेज सीखना चैलेंजिंग हो सकता है, चैलेंजिंग है, बट लगाया, इसका मतलब अब नेगेटिव बताया था, अब कुछ पॉजिटिव से आ जाएगा। इट इज ऑल्सो, क्या लिखा है, ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है ना। इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, ये कम्युनिकेशन के, बातचीत के एक नई अपॉर्चुनिटी आपको ओपन करके दे सकती है, मतलब नई लैंग्वेज सीखने की बात कर रहे हैं। और कल्चरल एक्सचेंज, कि आप उनका कल्चर सीख सकते हो, अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी है तो आप वहाँ का कल्चर सीख सकते हो, उनकी कल्चरल एक्सचेंज मतलब वहाँ के कल्चर को जान सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे नई चीज़ें और जान सकते हो, इसलिए कल्चरल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है फर्स्ट में ऑप्शन चैलेंजिंग है, बट इट्स ऑल्सो, ठीक है, गेस कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव वर्ड आएगा, इतना ही गेस कर पा रहे हैं, नहीं भी गेस कर पाओ तो करना तो ऑप्शन से ही है, ठीक है ना, कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा, व्हेन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट, धैर्य रखना, समझ रखना, थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करना, ये बहुत ज़रूरी है। एंड योरसेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस, और टाइम देना, अब देना मुझे वर्ड यहाँ पर मिसिंग लग रहा है, तो क्या हम लोग यहाँ पर गिव रख सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड गिव योर सेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस, बिल्कुल हो सकता है, रख सकते हैं, है कि नहीं है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो ऑप्शंस के थ्रू देख लेंगे। अच्छा, वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग ईजियर इज, एक तरीका लैंग्वेज लर्निंग को सीखने का आसान तरीका क्या है, टू लगाए तो लिविंग बेस फॉर्म आनी चाहिए, टू इट एवरी डे, ईजियर इज टू प्रैक्टिस टू इट, नहीं प्रैक्टिस तो यहां रख सकते थे लेकिन टू नहीं लगता प्रैक्टिस के साथ टू, है ना, तो कुछ और वर्ड आएगा जिसके साथ प्रपोजिशन ये टू आ जाए, इज टू, स्टिक टू इट हो सकता है क्या, स्टिक टू इट का मतलब भी होता है, मतलब उससे चिपक के रहना, उसमें लगे रहना, इन्वॉल्व टू इट, चलो ऑप्शंस के थ्रू देख लेंगे। इवन इफ इट्स जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, भले ही कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए हो, लेकिन प्रैक्टिस करिए ज़रूर, यही मैं आपसे भी बोलूँगा कि भले पूरा का पूरा पेपर ना सॉल्व करने का टाइम मिले, एक दो पोर्शन ही ऐसे ले लो, जैसे एरर्स के क्वेश्चंस खाली कर डाले, फिल इन द ब्लैंक्स खाली कर डाला, क्लोज टेस्ट ही खाली कर डाला, लेकिन करो रेगुलर बेसिस पे, मतलब डेली करो उसको। यहाँ भी कोशिश यही है कि आपसे डेली डिस्कशन हो इन चीज़ों पे। फायदा क्या मिलेगा वो यहां बताया गया, दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब होता है निरंतरता, तो कि आप चीज़ों को जब कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, लगातार करते हैं, तो ये बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। एंड रीइंफोर्सेस, मजबूती प्रदान करता है, पीछे से बैकअप जिसको बोलते हैं, व्हाट यू आर लर्निंग, जिस चीज़ को आप सीख रहे हो उसमें मजबूती प्रदान करता है ये, ठीक है ना, मतलब और सपोर्ट करता है आपको डेली प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मतलब कोई लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो सुनना, उस लैंग्वेज को सुनना, उससे बोलना, उसकी प्रैक्टिस करना, वो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, केवल पढ़ना लिखना नहीं, सुनना, बोलना और प्रैक्टिस करना, लिखना पढ़ना तो हो ही जाता है। बाय इमर्जिंग योर सेल्फ इन द लैंग्वेज, अब इमर्ज का मतलब होता है ना किसी चीज में डुबो देना, किसी चीज में डुबोना, इमर्जिंग योर सेल्फ, खुद को डुबो देना,
किस चीज में? इन द लैंग्वेज एंड कल्चर यू कैन एक्सेलरेट, मतलब आप बढ़ा सकते हो, यू कैन इंक्रीज, ये मतलब निकलेगा एक्सेलरेट का। क्या चीज बढ़ा सकते हैं? योर एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। एक्सेलरेट क्या चीज बढ़ा सकते हैं? एक्सेलरेट योर नॉलेज, ऐसे कुछ वर्ड आना चाहिए जिस चीज को आप तेजी से बढ़ा सको। एक्सेलरेट योर स्पीड एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, अच्छा लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग। एक्सेलरेट योर, देख लेते हैं ऑप्शन में, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल, केवल प्रैक्टिकल नहीं है, बट इट्स ऑल्सो एंड कैन बी फन एक्सपीरियंस। अच्छा फन एक्सपीरियंस हो सकता है, बट इट्स ऑल्सो फन एक्सपीरियंस है तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, बट इट्स ऑल्सो एंजॉयबल हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ वर्ड आना चाहिए। अब अगर हमने एक रफ आइडिया ले लिया है कि किस जगह पर किस तरह का वर्ड आना चाहिए, अब ऑप्शन पे जाओगे तो एलिमिनेशन का लॉजिक बनेगा, सेंटेंस पढ़ चुके हैं तो सेंस का लॉजिक बनेगा, ठीक है ना। देखते हैं कैसे करते हैं। 1 और 2 के लिए ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, 1 यहाँ दिया हुआ है, 2 यहाँ दिया हुआ है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग बट इट्स ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट, मतलब होता है बेकार, अनइम्पॉर्टेंट, तो अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं है, चैलेंजिंग है तो निगेटिव नहीं पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। पॉइंटलेस भी नहीं होना चाहिए, पॉइंटलेस भी मतलब होता है बेकार, कोई पॉइंट नहीं है। रिवॉर्डिंग बस यही है जिसका कुछ इनाम मिल सकता है। कस्टमाइजिंग मतलब होता है एडजस्ट करना अपने हिसाब से, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना, तो कस्टमाइजिंग भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा रिवॉर्डिंग। एक लैंग्वेज सीखना चैलेंजिंग भी हो सकता है लेकिन रिवॉर्डिंग भी। अब रिवॉर्डिंग कैसे, मतलब उसका इनाम क्या मिल सकता है वो देखो, इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज, वो आपके लिए कम्युनिकेशन की नई अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकता है, ठीक है ना, तो ये रिवॉर्डिंग है फॉर कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। व्हेन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड गिव योरसेल्फ टाइम। रश का मतलब जल्दी करना, जल्दीबाजी करना, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। निग्लेक्ट योर सेल्फ टाइम, फोर्स योर सेल्फ टाइम, ये भी नहीं है। देखो आ गया, हमारा गेस किया हुआ वर्ड ही आ गया जो होगा। अगर आप एक्चुअली रीडिंग के टच में हो ना तो एग्जैक्ट वो वर्ड डिस्कस कर गेस कर सकते हो आप, ये प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है ना। गिव योर सेल्फ टाइम हो गया यहाँ पर। नाउ थर्ड और फोर्थ के लिए देख लेते हैं। अच्छा पहले थर्ड के लिए देख लीजिए। वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग इजियर इज टू डू इट एवरी डे। हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना है, तो ये तो होगा नहीं, इससे रोज हिचकिचाने की जरूरत तो है नहीं। फॉरगेट रोज भूलने की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो बेकार का ऑप्शन दिया है। प्रोक्रेस्टिनेट बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब ही होता है काम को टाल देना। प्रोक्रेस्टिनेट ढिलाई करना, पोस्टपोन कर देना, डिली डैली, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि रोज टालने से नहीं, रोज कमिट होने से होगा। इज टू कमिट टू इट एवरी डे। हाँ रोज कमिट होना चाहिए, मतलब आपको रोज उसके लिए करना ही करना है, इस बात का कमिटमेंट आपके अंदर आना चाहिए, मतलब एक नियम बनना चाहिए, एक लगातार कॉन्टिन्यूटी बननी चाहिए, वो है कमिट यहाँ पर, ठीक है ना। तो 23 का ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। सीखते चलना बेटा। नाउ 4 और 5 के लिए ये ऑप्शन है। बाय इमर्जिंग योर सेल्फ इन द लैंग्वेज एंड कल्चर यू कैन एक्सिलरेट योर, किस चीज को आप बढ़ा सकते हो? अपनी पिच को। पिच का मतलब आवाज, आवाज को तो नहीं बढ़ा सकते। कॉम्प्लिसेंसी, अच्छा कॉम्प्लिसेंसी मतलब जानते हैं ये अब देखो कॉम्प्लिकेंसी जो वर्ड होता है उससे थोड़ा सा अलग अगर रखोगे तब तो समझ में आएगा। कॉम्प्लिकेंसी वर्ड अलग है, ये वर्ड कॉम्प्लिसेंसी पढ़ा जाएगा। अब कॉम्प्लिसेंसी का मतलब होता है आत्मसम्मान, अपना जो खुद का सेटिस्फैक्शन होता है ना, आत्मसंतोष जिसको आप बोलते हो, तो एक तरह का सेटिस्फैक्शन कि हम अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होता है ना उसको बोलते हैं कॉम्प्लिसेंसी। अब कॉम्प्लिसेंसी को बढ़ा सकते हैं, प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं, स्टेमिना। देखो स्टेमिना ताकत होती है, लैंग्वेज सीखने के लिए ताकत वाला आई एम श्योर कोई नहीं। जिम जाओगे तो भले स्टेमिना बढ़ सकता है आपका, ठीक है ना, तो आप एक्सीलरेट कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को। यस दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। प्रोग्रेस को मतलब प्रगति को, इंप्रूवमेंट की बात यहां पर कर रहे हैं। और लास्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है उसकी अगर हम बात करें
तो क्या बोल रहे हैं, एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज की डीपर अंडरस्टैंडिंग, आपको बहुत गहरी समझ आ सकती है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल, केवल प्रैक्टिकल नहीं है, बट इट इज ऑल्सो एंड कैन बी अ फन एक्सपीरियंस। देखो डाउंटिंग, डाउंट का मतलब होता है डराना, तो डराने वाली तो होगी नहीं। इंटीमिडेटिंग, इंटीमिडेट, अब टिमिड वर्ड से इसको मत रिलेट करना वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। टिमिडिंग, इंटीमिडेट का वर्ड अलग होता है, इंटीमिडेटिंग अलग वर्ड है, कंफर्म रखिएगा। इंटीमिडेटिंग इज डिफरेंट। क्या मतलब होता है इंटीमिडेटिंग का? फटाफट अगर गेस कर पा रहे हो तो गेस करिए। इंटीमिडेट, टिमिड से मत रिलेट करना। इंटीमिडेटिंग, गेस करिए, गेस करिए फटाफट। एंजॉयबल तो है, देखो समझ में आ रहा है। आर्डियस, ये भी वर्ड है। आर्डियस का मतलब होता है बहुत ही कठिन, जो बाधा होती है ना, रुकावट, रोड़े अटकाने वाला, वो आर्डियस, डराने वाला। अच्छा, इंटिमिडेटिंग भी आई थिंक इंटिमिडेट से ही है और टिमिड से, हाँ टिमिड का ही सिनोनिम है, ये भी सही है बेटा। ये टिमिड से रिलेट कर सकते हो आप, बिल्कुल सही है। टिमिड से अगर रिलेट करें तो इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है डराने वाला। तो डाउंटिंग भी डराने वाला है, आर्डियस भी कठिन है, डराने वाला है। करेक्ट ऑप्शन। ये सब फन एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकते इनकी अगर बात की जाए। डाउंटिंग मतलब जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए हो जिस काम को करने में, ऐसा कठिन डराने वाला, उसके लिए। तो फन एक्सपीरियंस दिया ही इसलिए ताकि आपको एंजॉयबल वाला आंसर समझ में आए, ठीक है ना। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चंस हैं। आई होप ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर रहे हैं। एक स्ट्रेटजी डेवलप करिए और प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे रखिए। लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये सब बहुत काम की चीज़ें। एक आइडिया लेकर के जाना कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह की लैंग्वेज पूछी गई होगी, लैंग्वेज में चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोग हो सकता है गलत करके चले आए सिर्फ जल्दीबाजी में कि उन्होंने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली चेक नहीं किया। बस ये वाला क्वेश्चन देखो, उनको लगा कि यार ए वाला सही है आंसर और उन्होंने ए ऑप्शन टिक कर दिया, जबकि ए ऑप्शन हमें 4 में दिया है। तो लिटरली आपको डी वाला आंसर टिक करना है ऐसी गलतियों से बचने के लिए। ये सब इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, ठीक है ना। इन्हीं की प्रैक्टिस बस हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा आसान। चलिए, लेके आता रहूँगा इस तरह का सेगमेंट आप सभी के लिए। सेशन अगर सही अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए। कोशिश यही है कि हर तरह का सोल्यूशन आपके सामने रखा जाए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। अब भटकने का टाइम आपके पास नहीं बचा है, ठीक है ना। चलिए, मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पेपर के साथ। मॉक टेस्ट भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर पेपर भी हो सकता है अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप आस्किंग एंड डिस्कसिंग। डिस्कशन करते चलना बेटा, मैं ओपन रख रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल अपना क्वेरी मेंशन कर दो, मैं नज़र बनाए हूँ उस पर, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।